ये जो आप देख रहे हो ये बना हुआ है घटना चक्र से यूज करके प्लस हल्का फुल्का बुक्स का यूज करके। कल तो 24 में ये आरओ या किसी में आया था ये क्वेश्चन, 24 प्रीलिम्स में आया था ये क्वेश्चन, तो मैंने बनाया था यहाँ पे। तो मान लो 2 क्वेश्चन दिख गया तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप नेट पे जाओ, उसको खोज लो या ज्योग्राफी बुक से, फिर इकट्ठा करके एक जगह लिख लो। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है थोड़ा सा, और जहाँ पे थीम चेंज हो उसको अलग कलर से लिख लीजिए कि ये नेट से देख के मैंने कंपाइलेशन बनाई थी कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं। हेडिंग डाल रहे हो तो ऊपर स्पेस दो, नीचे हल्का स्पेस दो। अगर डायग्राम बना तो उसको बॉक्स में बंद कर दो, खुला मत छोड़ो उसको। हम 4 साइड्स हैं तो आप स्टेट वाइज भी बना सकते हो कि जैन वाले हैं, फिर इनके सिंबल्स हैं, फिर कहाँ पे किसका जन्म हुआ है, निर्माण या कैवल। दोस्तों अभी हमारे साथ यूपीपीसी 2024 की परीक्षा में 22 रैंक के साथ जो है एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्टेड पंकज वर्मा सर हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि उसमें स्ट्रेटजी के बारे में बात की थी, इसमें जो है इनके जो नोट्स हैं वो किस तरीके से इन्होंने बनाए हैं अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए, किस तरीके से तैयारी रही है, नोट्स वगैरह किस तरीके से प्रिपेयर किया है, उसको जो है आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए। बहुत लंबी दूरी आपने तय की है और जो बच्चों की भलाई के लिए आप ये काम कर रहे हैं उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। चलिए एक एक करके सारे नोट्स आपके दिखाते हैं। चलिए पहले फिल्म्स की बात हम कर लेते हैं। हाँ तो ये देखिए, जो मेरा पहला पन्ना था उस पर मैंने लगभग ट्रेंड एनालिसिस बनाया था कि क्या ट्रेंड रहा है। बाकी मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपने खुद के भी जो भी आपने प्रीलिम्स दिया है उसका इस फॉर्मेट पे किस सब्जेक्ट में आपकी कितने गलतियां हैं, कितना अटेम्प्ट किया है, कितना छोड़ दिया है, परसेंट एक्यूरेसी कितनी रही है, उसका भी आप अपना एक अलग से बना के सामने ही रख लीजिए पहले पन्ने पे। बाकी ये आपने ट्रेंड एनालिसिस हाँ प्रीवियस ईयर के आपने हाँ करके हाँ मैंने ये करके रखे हैं 2023 तक 17 से। तो आप इसमें 2 और ऐड कर लीजिए और बना के रखिए, क्योंकि ये जरूरी है। आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनकी डेप्थ क्या है, ये सब एनालिसिस होनी चाहिए और किस एरिया में आप वीक हो। तो ये भी बनाने के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक ऐसा भी आप चार्ट बना लीजिए प्रीलिम्स के लिए। हाँ प्रीलिम्स के लिए ये। बाकी तो वगैरह ये देखिए ये थीम वाइज ही बनी है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो आप ये देख लीजिए किस तरह से आप अपने एक ही में बना सकते हो। ये मॉडर्न इंडिया की है, आगे चल के इसमें एंशिएंट वाला पेज शायद कट गया है, फिर साइंस एंड टेक है, एग्रीकल्चर है, आगे जो है पॉलिटी है, यूपी है, इधर इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है। तो ऐसे आप बुकमार्क बना सकते हो। तो जरूरी है ऐसे बनाना, और कोशिश करो कि 300-400 पन्ने की एक नोट्स लो, उसमें सारी चीजें जो आपको नहीं याद आती हैं, जो याद करने में कठिनाई होती है, उन्हीं को रखना है। क्योंकि इसमें अगर आप जो याद है वो भी रखोगे तो बल्कि हो जाएगी, नोट्स रिवाइज करने में दिक्कत होगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे, पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का देखते हैं। तो ये है ओवरऑल फॉर्मेट। तो इसमें मैंने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लिखा है। तो इस तरह से आप जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनके जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं कोशिश करो एक ही पन्ने पे लिखो, छोटे हैंड राइटिंग में लिखो, क्योंकि आपको नोट्स को छोटा रखना है, एक ही नोट्स में सब चीज आ जाए जो आपकी काम की है। तो जरूरी है कि आप छोटा लिखना सीखो। कलर्स को यूज करो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कलर्स लिखो। उससे क्या होता है, विजिबिलिटी जब बढ़िया रहती है तो माइंड में उसकी इमेज अच्छी बनती है। तो ये जैसे मैंने वेदास के सोर्सेज लिखे हैं, या सोर्सेज का खुद ही हुआ है वैदिक लिटरेचर का। फिर रिलीजियस सोर्सेज क्या हैं, फिर उसके बाद मौर्यन हिस्ट्री, गुप्ता हिस्ट्री। आपको क्या करना है इसमें, चोला का आगे ऐड कर लेना है, और भी जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इसी तरह से फिर सल्तनत, मुगल का पीरियड का, सल्तनत पीरियड का, ये सब भी बना लेना है। फिर मॉडर्न इंडिया के बना लेने हैं। उसके बाद ये जो है क्या है, हाँ ये जो है मुझे लग रहा है कि ये सल्तनत कालीन जो किताबें हैं, तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदरी, तारीख फिरोज शाही, हाँ वही है, उनके लेखक तो लेखक हैं जो कि याद नहीं होती यूजली, और ये प्रीवियस इसमें पूछी गई हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये बना हुआ है घटना चक्र से यूज करके प्लस हल्का फुल्का बुक्स का यूज करके। तो इसको यूज करना है। बाकी ये जो है जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, जो कोर्ट्स में स्कॉलर्स रहते हैं, राज दरबार कवि जिनको बोल सकते हैं, तो उनके हैं, जैसे गौड़ वहे हैं, अद्भुत सागर है, कुछ ऐसी चीजें हैं, ये पूछी गई हैं सब। बाकी ये बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ये भी सब पूछी गई हैं, कुछ लूसेंट से हैं, कुछ घटना चक्र से हैं। तो लगभग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबों का संग्रह है उनके ऑथर्स के साथ। ये भी बुक्स एंड ऑथर्स ही हैं जो पूछे गए हैं पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में। इससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग पूछते हैं ना कि नोट्स कैसे हमें बनाना चाहिए, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कितना मतलब छोटा लिखें, कैसे लिखें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो आप देख सकते हैं। ये भी है, जैसे मान लीजिए एक ऑथर जैसे भावभूति हैं, ठीक है, इनके कुछ क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे मालती माधव बुक पूछी गई, उत्तर रामचरितम। तो आप कोशिश करो कि इनके साथ एक जितने ही आ रहे हैं 3-4 किताबें एक साथ कंपाइल कर लो, ठीक है। राजशेखर जो है इनकी भी किताबें पूछी जाती हैं बहुत बार, स्पेशली जैसे काव्य मीमांसा पूछी जाती है, ठीक है, कर्पूर मंजरी बहुत पूछी जाती है। और राजशेखर पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये किस शासक के अंडर में थे। तो प्रतिहार शासक जो था महेंद्रपाल, और उसके बाद उसका जो बेटा था महीपाल, दोनों की कोर्ट में राजशेखर था।
और इनके राज कवि भी थे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इतनी छोटे पन्ने पे मिल जा रही हैं, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको एक साथ बनेंगे। तो नोट जब बनाओ तो एक बंदा है जो भी स्कॉलर है या राजा है, तो उससे जितने डायमेंशंस बन सकते हैं वो सारे डायमेंशंस को आपको इनकॉर्पोरेट कर लेना है, जिससे भटकना ना पड़े आपको। तो एक पन्ना आप खोलोगे, उससे आपको कम से कम, अब इस पन्ने से आपको कम से कम 100-150 क्वेश्चन बनने के इसी एक पन्ने से चांसेस बन सकते हैं। तो फिर आगे ये जो है ये मेरे ख्याल से मॉडर्न इंडिया के हैं, और ये भी मॉडर्न इंडिया के हैं, आइडिया फॉर इंडिया CR दास। हाँ, ये मॉडर्न इंडिया वाले किताबें हैं जो पूछे गए हैं ये सब। यहाँ पे स्पेस आपने खाली रखा है ये क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कॉइन्स वाला डेटा मैं लिख रहा था कि अलग तरीके से जो इतिहास में सिक्के प्रयोग हुए हैं अलग अलग डायनेस्टीज के, तो जैसे सुवर्ण सोने का, फिर करसा पाण होता, धरण चांदी का होता था। तो मतलब वो मेटल कौन से यूज होते थे, कांकड़ी, मासक, दिनार जो है गुप्ता कॉइन्स हैं। तो आप क्या करना, कॉइन्स का भी एक ऐसा एक ब्लॉक में बना डालो, क्योंकि कॉइन्स पे क्वेश्चन आते हैं। और कॉइन्स पे कभी कभी हो सकता है आर्ट एंड कल्चर में एक मेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि सोर्सेस पूछे जाते हैं। कॉइन्स भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो 8 मार्कर में कॉइन्स पूछे जा सकते हैं। और शायद यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जैसे गुप्त कालीन के जो सिक्के थे वो गड़बड़ होते गए थे, जब मौर्य कालीन से होते होते जब गुप्त काल का उत्तर गुप्त काल आता है तो सिक्कों की क्वालिटी घटिया हो जाती है। तो मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्रोबेबल है कि कई बार क्या था यूपीपीसीएस उनके क्वेश्चंस को उठा लेता है सच। तो ऐसे आपको बनाना है, थीम पकड़ ली है कि उस थीम पे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उस थीम पे आपको कम से कम इतना एक पन्ने का जो भी डेटा है मिल सकते हो। अब कहीं पे जैसे ये इंस्क्रिप्शंस हैं, तो आप मतलब ऐसे 2 पन्ने में अभिलेख भी बना लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और मेरे ख्याल से जो वंश के हिसाब से बनाना चाहिए, ठीक है, गुप्त के वंश कौन से हैं, मौर्य वंश के कौन से अभिलेख हैं, उस हिसाब से। और उत्तर दक्षिण का इसका भी आइडिया होना चाहिए कि उत्तर में कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे अभिलेख हैं। क्योंकि अब इस तरीके क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्रम भी पूछ लेते हाँ, हैं क्रम, और उत्तर से दक्षिण वाला क्रम पूछते हैं, पूर्व से पश्चिम वाला हम्म। क्रम पूछते हैं। तो दिशा का जो होता है ना, वो भी आपको जरूरी है कि आप उसका भी ज्ञान रखिए। बाकी फिर ये है, ये कोर्ट, हाँ, कौन सा राजा था, उसके राज दरबार में कौन से कवि थे, उनकी किताबें कौन सी हैं। तो कुछ किताबों में आपको मिल जाएंगे। एक आप डायनेस्टी वाला भी चार्ट बना सकते हो ऐसे, क्योंकि डायनेस्टी याद होनी चाहिए। कई बार जो है ना, हमको जब डायनेस्टी याद होती है तो क्वेश्चंस में एलिमिनेट करने में हमें आसानी मिल जाती है कि हाँ ये वाले, डायनेस्टी के राजा जो हाँ राजा, डायनेस्टी मतलब उनका क्रम, हाँ क्रम याद हो रफली उनका, मतलब कि 1200 में है, 1300 में है, या 500 ईस्वी में है। तो उससे क्या होता है ना, कभी कभी ऑप्शन से एलिमिनेट करने में हेल्प मिल जाती है जी। तो फिर ये जो है शॉर्ट नोट्स है, 1 लाइनर नोट्स है, घटना चक्र से मैंने बनाई है। तो ये काम, हाँ, पूर्वावलोकन से उसका सॉल्यूशन है। और उसमें मैंने क्या किया है, कहीं पे जैसे उसके ऑप्शंस हैं, तो मान लीजिए 3-4 ऑप्शंस हैं, तो मैं उन ऑप्शंस के भी अगर इनको इनमें डाल दिया हूँ उसका सॉल्यूशन, या कोई ऐसा ऑप्शन था जिसमें मुझे लग रहा था कि ये भी मुझे याद नहीं है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने डाल दी है इसमें। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप घटना चक्र पूर्वावलोकन का खुद ही सॉल्यूशन अपने हाथ से लिखिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बजाय कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का 1 पॉइंटर या 1 लाइनर नोट्स होती है ना, जीएस पॉइंटर, हाँ जीएस पॉइंटर, वो लेने के बजाय आप खुद मेहनत करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल ये है। ऐसे दूसरे, हाँ, तो बाकी ये बुद्धिज़्म का आप दिखा सकते हो, इस तरह से चार्ट बना सकते हो आप, इनमें जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, और महासंघिका है, स्थावीरवर्दी होती है, तो अलग अलग स्कूल जो होते हैं उनकी फिलॉसफीज, उनके सेक्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, आप इस तरह से एक पन्ने या 2 पन्ने में पूरा कवर डाल डालो बुद्धिज़्म का। बाकी फिर ये जैनिज़्म वाला है, उसके अंदर जो डिटेल्स होती हैं, अलग अलग सेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर फिलॉसफीज जो होती हैं, ठीक है। आप कोशिश करो कि शॉर्ट में 1-2 पन्ने में पूरा कवर करो। ये जैन वाला आपने लिखा है? हाँ, ये जैन वाले हैं, फिर इनके सिंबल्स हैं, फिर कहाँ पे किसका जन्म हुआ है, निर्वाण या कैवल्य जो होता है वो भी स्थान पूछा जाता है कई बार। तो जैसे अष्टपद वाला है, समेत शिखर पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये सब पूछे गए हैं कहीं ना कहीं जो यहाँ पे हैं। बाकी फिर यूपी स्पेशल है इसमें, ठीक है। तो यूपी स्पेशल मतलब यही कि यूपी से बिलोंगिंग जो भी हैं जैन तीर्थंकर, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। बनारस से कौन है, अयोध्या से कौन है, ये पूछे जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे ये मैंने किया है ना, ये क्योंकि ये पेपर 5 में भी इम्पोर्टेंट है ये। बाकी ये टूम्स हैं जो कि ये भी पूछा गया है, ये सल्तनत कालीन है। ये भी कॉइन्स वाला डेटा जो वहाँ पे था मेरे ख्याल से थोड़ा सा, अभी यहाँ पे ये सारे पीवाईक्यू बेस्ड आपने हाँ मतलब पीवाई की बोझ, ये थीम वाइज मैंने बनाया, जैसे एक ब्लॉक है पूरा तो उस थीम से रिलेटेड है। ये टोम्स वाला है, अलग अलग जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इंडस वैलीज तो इसमें कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ मैं। बाकी ये होगा मॉडर्न इंडिया का, ये भी घटना चक्र का ही है लगभग लगभग। हाँ, मॉडर्न घटना चक्र का ही पूर्वावलोकन का सोल्यूशन है ये।
अच्छा, आप मीडियम का मतलब आप लोग ये ना ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश में लिखा है, इस तरीके मतलब आप लोग देख लीजिए किस तरीके से है। बाकी हाँ, सेम आप मीडियम चेंज कर सकते हैं, आपका मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी में इस तरीके नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल। आपको ये पैटर्न फ़ॉलो करना हाँ, है पैटर्न थोड़ा-सा, की बात है। और जहाँ पे थीम चेंज हो उसको अलग कलर से लिख लीजिए, जिससे हुँ, आपको पता रहे हाँ, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। हुँ, तो कभी-कभी क्या होता है, आपको वही टॉपिक रिवाइज़ करना हो, या आप कभी पीवाईक्यू लगा रहे हो, या मान लीजिए आप किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं हुँ, हुँ, और आपको पता करना है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, हुँ, ये टॉपिक, तो आप तुरंत जाके वहाँ पे रिवाइज़ कर लो। तो लगभग-लगभग ये भी है, हाँ, उसी का सॉल्यूशन ही है लगभग-लगभग। बाकी ये कमिटीज़ हैं, ये इकोनॉमी जो मतलब उसकी हैं, हुँ, अ, हिस्ट्री की जो कमिटीज़ हैं, ये लूसेंट में आपको लगभग-लगभग ये डाटा मिल जाएगा। एजुकेशन कमिटीज़, फैमिलीज़, क्वेश्चन आते ही हैं इससे हर दूसरे साल में। लूसेंट वगैरह भी आपने पढ़ा था? हाँ, बिल्कुल लूसेंट पढ़ा था, लूसेंट से आप अपने नोट्स में डाल लीजिए जो आपको चीज़ें लगती हैं, काम की हैं। पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको लगता है लूसेंट काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है? काफ़ी तो नहीं है अब, लेकिन हाँ, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। मैं ये कहूँगा कि इग्नोर नहीं मार सकते आप उसको, लेकिन उस पे टोटली रिलाई भी नहीं कर सकते आप। तो उसको आपको मतलब देखना एक है। होना चाहिए वो भी हाँ, होना अपने एक चाहिए। रिसोर्स के लिए। अब इसमें मैंने क्या किया है, जहाँ-जहाँ मुझे लगता था हुँ, कि ये डेटा इम्पोर्टेंट है, मैंने उसको नोट्स में उठा के डाल दिया है। मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, याद भी किया हूँ, पर मुझे लगता है ना कि आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आप 10 सोर्सेज़ नहीं उठा सकते हो। हुँ, तो आप में ये क्षमता होनी चाहिए या इंटेलिजेंस होना चाहिए कि वो सब चीज़ें आप एक साथ उठा के डाल दो किसी नोट्स में। बाकी ये चीज़ है, इसको बनाने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी भी बना के आप रख लो इसमें, हुँ। एकदम शॉर्ट में। आपने पेजेस काफ़ी छोड़े मतलब आप हाँ, तो मैं मेरे इम्प्रूव इरादे कर थे कि मैं और कुछ करूँगा काम, पर हाँ, हाँ, नहीं हो पाए वो। बाकी ज्योग्राफ़ी वाला है। अच्छा, मैं जब जब मैंने शुरू की थी इस नोट्स को बनाना, तब पूर्वावलोकन इंग्लिश में आती नहीं थी, ठीक है? ये जैसे मेरा पहला पन्ना है, देखो आप हिंदी में लिखा हुआ है काफ़ी चीज़ें इसमें। हिंदी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने समझने के लिए एक पन्ना ये वोकैब को बनाया था, ठीक है? उसके बाद मुझे लगता है ये 17 में मैंने शुरू किया था, 17-18 में नोट्स बनाना ये वाली। तो उसके बाद 18-19 में फिर इंग्लिश वाला आना शुरू हुआ था। तो ये सब उसी का है, लगभग सॉल्यूशंस हैं। ये अभी देखिए मेरे ख्याल से 24 में ये आरओ या किसी में आया था ये हाँ, क्वेश्चन, इसका 24 है। प्रीलिम्स में ही आया था ये हुँ, क्वेश्चन, तो मैंने बनाया था यहाँ पे। थोड़ा-सा उसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का मैंने अपना ट्रिक बना लिया था। ये सभी आएँगे, रिपीट होगा, फिर 1-2 साल बाद फिर ये रिपीट बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। ये है, ये उसका है जो ज्योग्राफिक में काल नहीं होते बड़े-बड़े, हुँ, हुँ, हुँ। फेनरोज़ोइक, मेसोज़ोइक, तो ये भी पूछा गया था, तो मैंने बना लिया था इसको याद करने के लिए। तो कुछ आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जैसे आपको किताब में मिलेगा नहीं, हुँ। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉल्यूशन किताब मिल में जाएगा। रहेगा भी तो बहुत बिखरा-बिखरा अलग-अलग हाँ, जगह पे जैसे रहेगा। आप पूर्वावलोकन करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, तो आपको नेट पे देख के डायग्राम बना लेना है, हुँ, और फिर आपको जैसे विंध्या है, कुडप्पा है, धारवाड़ है, ये वाली सीरीज़, तो उसको टाइम को जियोग्राफिकल टाइमलाइन के हिसाब से आप उसको लगा लीजिए। हुँ। बाकी तो ब्रॉडली वही चीज़ जैसे हिस्ट्री में किए थे, वैसे ही ज्योग्राफी का भी है। अब कहीं-कहीं आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जैसे मान तो लो, किताबें आप पीवाईक्यू में शायद कई बार कुछ चीज़ें एक सिंगल दिया रहता है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप एक हाँ, जगह सर्च करके कई जगह डाटा हाँ, इकट्ठा इकट्ठा कर करके लीजिए। एक मान लीजिए बना। जैसे झूमिंग का है, हुँ, ठीक है? ट्राइब्स वाली अलग-अलग ट्राइब्स होती हैं ना, आदिवासी, उनके अलग-अलग कृषि की पद्धतियाँ होती हुँ, हैं। हुँ, तो आपको मान लो 2 क्वेश्चन दिख गया, तो हुँ। अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल, तो खुद आप नेट पे क्रिएटिव जाओ, उसको खोज लो या ज्योग्राफी बुक से, फिर इकट्ठा करके एक जगह लिख लो उसको, हुँ, और रिवाइज़ कर डालो उसको। आपको पीवाईक्यू इसीलिए देखना है कि आपको पैटर्न आइडेंटिफ़ाई हो जाए कि हुँ, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। एक बार वो समझ में आ जाए, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, आप इकट्ठा करके एक जगह लिख लो। अब जैसे ये वाटरफॉल पे आता था, तो मैंने क्या किया, इसको पूरा वाटरफॉल वाले जितने हो सकते थे पॉसिबल मैंने बनाया उसका, हुँ, ठीक हुँ, है? ये वाटरफॉल, अब पहले ये तो नॉर्मल है, अब इसमें मैंने क्या किया, स्टेट वाइज़ बनाया पहले, हुँ, कि इस स्टेट में कौन-कौन सी हैं, फिर ये नदी वाइज़ बनाया, हुँ, ये सब वाटरफॉल ही हैं तीनों। हुँ, तो ये इस नदी पे कितने-कितने हैं, जैसे नर्मदा आप देखोगे तो कपिलधारा, दुग्धधारा, भूराहाट, धुआँधार, चारों हैं। अब ये अलग-अलग राज्य में हो सकती हैं, हुँ, ये नदी तो चल रही है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। राज्य भी अलग हो सकते हैं, तो आपको राज्य वाइज़ भी पता होना चाहिए, हुँ, और नदी पे कौन-कौन सी बन रही है, ये भी पता होना चाहिए। अब ये बनाने में आपको मेहनत लगेगी, लेकिन आपको बैठने की ज़रूरत है, करोगे आप एक बार, जब ये काम कर ले जाओगे, तो आधा तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा ये सब बनाने में ही, फिर आधा आप रिवीज़न करते-करते याद कर ले जाओगे। ऐसे ही एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन आए थे 1-2 बार, फिर ये लेक्स वाले हैं, जो भी मतलब टॉपिक्स हैं आपको पता ही चल जाएगा, मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट्स पे आए हैं, वर्ल्ड के आइलैंड, ये जो है 24 वाला है, ये मतलब अभी जल्दी मैंने लास्ट ईयर किया था इसको, हुँ, तो ये भी घटना चक्र से ही इंस्पायर्ड है। तो जितने मेजर स्ट्रेट्स हैं, क्या बोलते हैं, जलडमरू मध्य क्या हुँ, बोलते हैं हुँ, उसको, आइलैंड्स हैं, जो द्वीप होते हैं वो हैं। फिर ये मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, गल्फ़
डैम्स जो है वर्ल्ड के, वाटरफॉल्स, ये सब क्वेश्चन पूछे गए कहीं ना कहीं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी पर पूछे गए हैं मैक्सिमम। साइक्लोन्स, ये क्या है, ये वो हैं जो वॉल्केनोज नहीं होते, क्या बोलते हैं वॉल्केनो को हिंदी में? चक्रवात? नहीं नहीं, वो तो साइक्लोन होता है। अरे जो लावा निकलता नहीं है नीचे से वो अरे पहाड़ जिनसे लावा निकलता है तो पहाड़ बनते हैं ना, एक तो ज्वालामुखी होता है, लेकिन ये जो है जिससे पहाड़ बन जाते हैं। नहीं याद आ रहा, हिंदी तो मेरी अब जान ही रहा कमजोर है, मेरी इंग्लिश मीडियम है। तो बस समझ ही गए होंगे लगभग लगभग। कहीं 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 मैप बना लो, जैसे मान लो मेडिटेरेनियन सी है तो आपको बगल बगल कंट्रीज पूछ सकते हैं ना, तो आप इसका कुछ सीक्वेंस बना लो। जैसे मतली है तो उस तरह से बनाना पड़ेगा, जैसे ये है कि ब्लैक टी बर्गर करके है तो इसकी ब्लैक सी वाले के कंट्रीज जो हैं पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। आपको पता है कुछ एरिया से क्वेश्चन बनते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसे मैप्स बना के कुछ इसका सीक्वेंस बना लो। कुछ ऐसे ट्रिक के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उन पर सर्च मार लो, या नॉर्मल गूगल सर्च भी करोगे कि ब्लैक टी को कैसे याद करे जाएँ, शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट ट्रिक, तो मिल जाएगा आपको, ऐसे बना डालो इसको। रिवर और सिटीज़ हैं, तो ओवरऑल ऐसे ही बनाना नोट्स आपको। ये ज्योग्राफी के हैं, कुछ हवाओं के बारे में है, सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं ज्योग्राफी वाले जो बार बार पूछे जाते हैं। बाकी फिर क्या है, ये मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं फिर वही। इन ऐसा मैंने ये कॉन्टिनेंट वाइज बनाया था, जैसे नॉर्थ अमेरिका पूरा डेटा एक साथ है, फिर ऑस्ट्रेलिया का डेटा एक साथ है, फिर साउथ अमेरिका बनाना था, अब नहीं बना है। एनर्जी रिसोर्सेज में पूछा गया क्वेश्चन ये कि कहाँ पे कौन से एनटीपीसी के प्लांट्स हैं, फिर ये स्टेट वाइज थर्मल प्लांट्स हैं, तो ये डेटा आपको बनाना पड़ेगा। कभी कभी मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर ये मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़ का डेटा है, कोल कहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, रिजर्व कहाँ पे है, इंडिया वाला है ये, फिर वर्ल्ड वाला, साइड बाय साइड बनाना है। जैसे मैंने इंडिया का डेटा बना दिया, वर्ल्ड का एक ही पन्ने पे सब आ जाएगा आपको। ये कुछ चीजें तो होती हैं कि अपडेट होती रहती हैं साल दर साल। अब जो रिजर्व्स हैं, प्रोडक्शन बहुत चेंज नहीं आता है इसमें, थोड़ा बहुत कभी कभी मतलब आपको ब्रॉडली याद हो गया है तो आप तुक्का मार ले जाओगे वहाँ पे, बहुत चेंज नहीं आता है। अब जैसे कोल है तो डेटा एक दो साल में इतना बदलता नहीं है, तो आप एक जैसे इस साल आपको अटेम्प्ट करना है, इस साल बना लो आप, अगली साल काम आ जाएगा वो। कोशिश करो एक दो साल में निकाल लो, हमारी तरह मत लगे रहो बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। ये भी PYQC है, जहाँ जहाँ मिनरल पूछे गए थे। आज ये चलते साइंस एंड टेक में देख लेते हैं। ये तो हो गया, बीच में और कुछ एग्रीकल्चर का है, ये भी है, मतलब एग्रीकल्चर का आप बना लो ऐसे दो तीन। मतलब किसी बुक की हाँ, बिग बुक का था, एक प्रतियोगिता दर्पण की बुक थी, वहाँ से मैंने निकाल लिया था इसको, जहाँ जहाँ ज़रूरत लग रहे थे, जैसे टेबल थे निकाल लिया था। बाकी ये नेट से देख के मैंने कंपाइलेशन बनाई थी कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की वेबसाइट से निकाला था इसको, और ये CSIR की जो लैब्स हैं इसकी वेबसाइट से निकाला था। तो इस तरह से है। खरीफ, ये हैं सॉइल्स अलग अलग टाइप्स की। एनिमल हस्बेंड्री की जो ब्रीड्स होती हैं अलग अलग, गाय गाय की, क्वेश्चन आया था इस पर पिछली बार, साहिवाल या उस पर भड़ावरी या कुछ ऐसे आया था, एक क्वेश्चन आया था। एक बकरी के पूछा गया था, बकरी का, हाँ बकरी, जमुना पारी पूछा गया था। बाकी ये जो है पौधों के जो डिजीजेज हैं, जानवरों के जो डिजीज हैं, पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स की लिस्ट है। ऐसे ही आपको नोट्स बना लेनी है। फिर ये एग्रीकल्चर का स्टैट्स है, जैसे वहाँ मिनरल वाला था वैसे एग्रीकल्चर का है, सेम लाइन पे आपको बना लेना है। बाकी ये क्रॉप की लिस्ट है, अलग अलग जो वेराइटीज़ होती हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मन के तो हल्का सा जूम पास में ले जाकर इसको दिखा सकते हैं। एग्रीकल्चर की कोई भी बुक होती है, हाँ ये सब मिल जाएगा आपको, और जो इसमें रेड में लिखा है ये PYQs हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वेबसाइट, वहाँ से मैंने ये लिस्ट निकाली थी। एक मिनट, हाँ बस आ गए, ये एग्रीकल्चर। थोड़ा फास्ट में बता दीजिए। हाँ बस ऐसे ही जैसे है ये सब, आपको क्या करना है, घटना चक्र का यूज़ करके ऐसे ही बना लेना है सब। ये टॉपिक वाइज घटना चक्र से है, बस उससे मैंने क्या किया है, इसमें एक्स्ट्रा एडिशन भी डाल दिया, जहाँ जहाँ लग रहा था मुझे कि वहाँ इन्फॉर्मेशन कम है या उसके बेसिस पे क्वेश्चन और बन सकते हैं, हाँ कंपाइल कर दिया है। ऐसे ही फिर पॉलिटी वाला है, तो ये PYQ सॉल्यूशंस ही हैं लगभग लगभग। फिर कभी कभी मैंने क्या किया है ना, जैसे ये मान लीजिए क्रोनोलॉजी है, ये मैंने बना दिया इसका कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो रही थी पॉलिटी में। तो अब ये बनाओगे तो आपको खटाक से पूरा पूरा एक ही पन्ने में सब रिवाइज हो जाएगा। कठिन काम है इसको बनाना, आप देख रहे हो कितना डेंस लिखा गया है ये, पर एक बार जब बन गया तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा रिवाइज करना। स्टेटूटरी इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटी है, लगभग लगभग ऐसे। इस तरह से आप आर्टिकल की लिस्ट बना सकते हो, कॉन्करेंट लिस्ट जो आती हैं अलग अलग लिस्ट, उससे क्वेश्चन बनते हैं।
अब ये आर्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं, एक कई और पन्ने पे मैंने सॉल्व किया था। ये जैसे जितने भी पार्ट्स एंड आर्टिकल्स हैं उसका पूरा एक ही अन्य पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसको मैंने ऐसे भी कर दिया है, मतलब जैसे मान लो कि जितने पोस्ट वाइज हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर है, उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट वाले जितने अपॉइंटमेंट के आर्टिकल्स हैं एक साथ कर दिया, जितने रिमूवल वाले आर्टिकल्स हैं उनको साथ कर दो, तो मेमोरी करने में मतलब याद करने में आसान हो जाता है। ये तरीका है नोट्स बनाने का। फिर बाकी यूपी वाला आपने देखा ही था, ये जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो बनाने हैं आपको इस तरीके से, डेटा जो भी पूछा जाता है, ठीक है। ये सब संग्रहालय हैं, प्रयाग ईयर पूछा जाता है, यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है संगीत समितियों की। हाँ, तो बस ओवरऑल ऐसे ही बनाने हैं। ये तो हो गया। जो जियोग्राफी वाला था आपका हाँ काफी अच्छा था। हाँ, ये जैसे जियोग्राफी का मैंने क्या किया था, प्रिंट आउट करवा के नोट्स बना ली थी, तो सामने इंडेक्स है ओवरऑल। आगे चल के जैसे ये आपने प्रिंट आउट निकलवा के पूरा बुकलेट बना लिया? जी, मैंने इसको बाइंडिंग करवा लिया था। हाँ, बाइंडिंग करवा लिया था फिर। अब तो बुकलेट भी आती है इसकी? हाँ, अब तो आती होंगी। तो ये माउंटेन्स नॉर्थ ईस्ट हिमालयस के, मैंग्रोव साइड्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, तो आप क्या अलग अलग आपने हाँ, हर एक थीम पे अलग अलग पूरा वो डेडिकेटेड है। तो ये फिर ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हैं आंध्र प्रदेश की, यही मैंने स्टेट वाइज बनाया था, हर स्टेट का अलग अलग। ये रामसार साइट्स हैं, तो आप स्टेट वाइज भी बना सकते हो। फिर टाइगर रिजर्व, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उनको अलग अलग अपना बना लो। तो ये तो हो गया इन्वायरमेंट रिलेटेड, टाइगर रिजर्व्स। फिर आगे चल के मैंने बनाया है ट्राइब्स का। एक चीज आप बता रहे थे क्या, मतलब इधर एक आप प्रिंट करवाइए। हाँ, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इधर वाला ब्लैंक रखिए, इधर मैप मत प्रिंट करवाइएगा, एक ही साइड पे लिखिए। तो इधर आप जो है लिस्टिंग करिए और यहाँ पे मैप में एंट्री करिए, उससे मेमोरी थोड़ा सफाई भी रहेगी थोड़ा सा, और आपको एडिशन करने में, जैसे मुझे यहाँ पे एंट्री करने में फिर किनारे जगह कई बार कम पड़ जाती है। अब जैसे मान लो 52 या 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, आपको उनकी लिस्टिंग करनी है, तो फिर आपके पास जगह ही नहीं रहेगी, तो वो थोड़ा बेटर अप्रोच होगा। बाकी फिर एल्युमिनियम प्लांट्स हैं, ये स्टील प्लांट्स हैं, लोकेशंस, ग्लेशियर्स, माउंटेन एंड हिल्स, लेक्स, जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें, हॉट स्प्रिंग्स पे क्वेश्चन आए हैं कहाँ कहाँ पे, इसको तो आप बना ही लेना बिल्कुल। कॉटन टेक्सटाइल्स हो गया, झूमिंग एग्रीकल्चर, वही जो आदिवासी वाली कृषि वाली पद्धतियाँ हैं। तो आप ये ऐसे, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आधे में आप वर्ल्ड मैप लगाओ और आधे में इंडिया का मैप लगाओ। उससे क्या होगा कि वर्ल्ड की जो साइड्स हैं उनके लिए भी आपके पास मैप रहेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी फिर ये ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल फील्ड्स, आयरन के जो मैप्स हैं, साइट्स हैं, बॉक्साइट अलग अलग बनाओ आप। मैग्नीज का जितने भी मिनरल्स होते हैं सबको अलग अलग आप बना डालो। गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर हो गया, मिसलिनियस, ऐसे करके सबका बना डालो आप। हेड ऑफिस, मशीन टूल्स, वुलन। ब्रॉडली आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के जितने थीम्स हैं सब पे एक इंडिविजुअल मैप बना सकते हो आप। हाँ, ये नदियों वाला मैप है। और आप हिस्ट्री के भी मैप बना सकते हो साथ में, जैसे ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं उनके मैप्स बना डालो, पीजेंट मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल अपराइजिंग्स की लोकेशन। जब आप लोकेशन मार्क करोगे तो आपको एक फैक्ट याद हो जाएगा आसानी से। तो इस तरह से ब्रॉडली आपको बनाना है ज्योग्राफी की मैपिंग नोट्स। बाकी मेंस के लिए क्या था? हाँ, मेंस के लिए तो मैंने द IAS हब की कोचिंग की थी, तो इन लोगों के ये हैंड रिटन आंसर्स है। ये हैंड रिटन आंसर्स हैं, तो इसके सॉल्यूशंस हैं, हैंड रिटन है ये टॉपर्स द्वारा। तो लगभग लगभग इस फॉर्मेट पे आंसर राइटिंग की जाती है। क्वेश्चंस हैं पॉइंट वाइज फॉर्मेट में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बीच बीच में फ्लो चार्ट बनाने हैं, और कहीं कहीं पे आपको ग्राफ्स ऐड कर देने हैं इस तरह से। अच्छा, ये आपका आंसर राइटिंग आपके हाँ, आपको सिखाया गया था इसे हाँ, इस पैटर्न पे आंसर राइटिंग करनी है। तो हेडिंग डालना है, पॉइंट वाइज पढ़ना है, और जो पॉइंट नंबर डालना है उसके इधर लिखना नहीं है कुछ। तो आप देखोगे ब्रॉडली एक मतलब इसकी जगह खाली छोड़ी गई है, देख रहे हो ना, ये जो लिखा गया है ना इस पॉइंट नंबर के इधर नहीं गया है। तो इससे क्या हुआ ना, एकदम क्लियर पता चल रहा है कि पॉइंट की नंबरिंग कैसे हुई है। तो उससे एग्जामिनर पता पा जाता है कि हाँ इतने नंबर इतने पॉइंट लिखे हैं इसने, तो वो फायदा रहता है इसको। तो ओवरऑल ये सिखाया गया था ऐसे। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये, एकदम क्लियर पॉइंट वाइज। हाँ, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। अब यहाँ अगर लिख दिए होते तो ये पॉइंट छिप जाएगा, फिर पता नहीं चला क्लियर। तो उसको बोलते हैं अलाइनमेंट, जैसे MS वर्ड में होता है ना अलाइनमेंट, वो वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे मैप का डाला गया है, ये डाला गया है, तो हमें लगभग लगभग इस फॉर्मेट में आंसर राइटिंग सिखाई जाती है। जो आपको सिखाया गया था, जो आप दिखा रहे थे। हाँ, ये जैसे था ना इंट्रोडक्शन लिखाना, ये होता है साइंस ऑफ आंसर राइटिंग मॉड्यूल। तो द IAS हब हैं, MK सर, ये MK यादव सर, तो वो सिखाते हैं आंसर कैसे लिखा जाए। तो ये तो डायमेंशन जनरेशन का है, एक होगा इसमें वो आपका डाटा वगैरह बना था इस तरीके हाँ, का। हाँ, एक आपको मिला था प्रिंट वाला, एक आपने बनाया था ना। ये तो है जो मैंने हैंडमेड डेटा बनाए हैं, ये चार्ट्स और ग्राफ्स बनाए हैं। फिर ये का उपयोग आप हाँ आंसर राइटिंग में करते हैं, ये कीवर्ड्स हैं। बाकी ये हम लोगों को वहाँ हैंड आउट मिलती है थीम वाइज। तो जैसे अर्बनाइजेशन थीम पे बुकलेट है,
तो इसके अंदर में रेडीमेड हमको कुछ फैक्ट्स मिलते हैं बने बनाए, तो ये ग्राफ्स हैं, और फिर इसके बाद ये डेटा दिया रहता है जिसको हमें प्रैक्टिस करना रहता है, ग्राफ में कन्वर्ट करना रहता है, ब्लैंक स्पेस दिया रहता है यहाँ पे। देखो मैंने आपने बनाया है भी है कुछ कन्वर्ट करके। फिर यहाँ पे एकेडमिक कीवर्ड्स रहते हैं। अब हम सर इसको सिखाते हैं कि कैसे कीवर्ड्स और बनाए जाए और इन कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाए। तो साथ में ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाते हैं जो ये लिखा गया है यहाँ पे। तो फिर ब्लैंक स्पेस रहता है यहाँ पे, और ये फार्मूला है कि इसको फॉरवर्ड में कैसे यूज़ कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कंक्लूजन में। हाँ, ये प्लस ये मिला के हाँ ये बनता है कि जैसे भाई ये सब है क्या है, सर्विसेज हैं, सप्लाई हैं रूरल में, स्मार्ट विलेजेस हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, वर्चुअस साइकिल विजन 2047 जो विकसित भारत वाला विजन है उसमें हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे जैसे इकोलॉजी वाला कि रीयूज रिड्यूस रिसाइकिल करोगे तो ग्लोबल फ्रेंडली अर्बन स्पेस बन जाएगा हमारा। मतलब काफी अच्छा हाँ है। काफ़ी अच्छा है, और आगे प्रैक्टिस करने की शीट्स भी रहती हैं। फिर ये केस स्टडीज़ रहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं अर्बनाइजेशन से या उस थीम से रिलेटेड, तो वो आपको मैप फॉर्मेट में मिल जाती हैं। फिर कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी रहेंगी, साथ में कुछ स्पीचेस रहेंगी पीएम और वाइस प्रेसिडेंट उसके, जो आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, उसको कहीं पे भी कोटेशन में डालने भी यूज़ कर सकते हो, कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से फॉर्मेट रहता है। फिर पार्ट भी रहता है जिसमें ब्रॉडली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का डिस्कशन रहता है। आगे चल के जो है कुछ यूपी रिलेटेड डेटा रहता है। फिर जो थीम्स होती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उस थीम से रिलेटेड, तो उनकी थ्योरी रहती है, डिस्कशन रहता है, ग्राफ्स रहते हैं। तो इस तरह से अच्छा, वो अभी जो आप दिखा रहे थे आपको इंट्रोडक्शन लिखाना सिखा रहे थे। हाँ हाँ, तो वो ये यही है, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग वाला मॉड्यूल था वो। आपको मैं दिखाता हूँ, कंक्लूजन, टेल वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग सब पार्ट्स, राइटिंग इम्पैक्टफुल कंक्लूजन, ये है इंट्रोडक्शन वाला पेज ये है। तो जैसे ये है साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, इसमें सर हमें जैसे ये क्वेश्चन दिया गया पहला, तो इसमें दो इंट्रोडक्शन लिखाना सिखाते हैं। तो एक मान लीजिए थ्योरी बेस्ड होगा, डेफिनेशन बेस्ड होगा, दूसरा जैसे यहाँ लिखा ना आयरनी बेस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे जीडीपी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक जीडीपी से इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमको पता चल जाती है, पर उससे डेवलपमेंट का कोई पता नहीं चलता। तो अब यहाँ पे हम कि इंडिया तो ऐसा ऐसा है, फास्ट ग्रोइंग है, चौथी उस पर जा रहा है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे भूखे नंगे लोग हैं। तो ये हो गया डेवलपमेंट और उसका रिलेशन। एक तरह से हम 4th इकोनॉमी बन गए लार्जेस्ट, या 5 ट्रिलियन बनने का कर रहे हैं, पर इतने सारे लोग भूखे हैं अभी, या इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है। तो ये आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया। एक ही क्वेश्चन का कई तरीके से इंट्रोडक्शन लिखाना। हाँ, वो सर सिखाते हैं कि आप कैसे लिख सकते हो, और सर ये भी बताते हैं कि मतलब जैसे 20 क्वेश्चन है तो सबके अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शन लिखो, एक फैक्ट बेस्ड लिख दो, एक करंट बेस्ड लिख दो, एक आयरनी बेस्ड लिख दो। तो उससे जब डाइवर्सिटी रहेगी तो बोरिंग नहीं होगा, वो एग्जामिनेशन जो इवेल्युएटर आपकी कंपनी चेक कर रहा है तो बोर नहीं होगा, तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। हाँ, तो ये है ओवरऑल, ऐसे सब सिखाते हैं। इसी तरह से फिर कंक्लूजन का भी है, कंक्लूजन का। अच्छा, कंक्लूजन वाले में भी इसी तरीके, हाँ हाँ, सेम हाँ, कंक्लूजन में उतनी डाइवर्सिटी नहीं होती। कंक्लूजन तो बहुत ही मतलब लगभग समरी टाइप में ही होता है, पर हमें कंक्लूजन में ये बताना होता है कि फ्यूचर का स्कोप दिखाना रहता है कि अगर हम ये कर लेंगे तो हम विकसित भारत बन जाएंगे, अगर ये कर लेंगे तो हम समृद्ध भारत बन जाएंगे। तो उस तरह से हमें एक फ्यूचर उस पर तो स्टार्टिंग में अगर अलग अलग तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं नजर स्टार्टिंग में जाती है। हाँ, फिर कंक्लूजन में हमें समेटना रहता है और ये बताना रहता है कि फ्यूचर में अगर हम ये सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर देंगे तो हम ये बन सकते हैं आगे चल के, या यूपी जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बन जाएगा। तो ये सब कीवर्ड्स आपको आने चाहिए कंक्लूजन लिखने के लिए, कि इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा तो उत्तर प्रदेश विल बिकम उत्तम प्रदेश या उत्कृष्ट प्रदेश। तो ये सब कीवर्ड जब आप डालेंगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ओवरऑल ये टेम्पलेट है इनका सर का। ये टेम्पलेट मतलब एक तरह से फार्मूला बेस्ड होता है, डायमेंशन जनरेट करते हैं, पॉइंट जनरेट करते हैं इसमें हम लोग। तो जैसे पिट्स टेम्पलेट, अगर कोई चैलेंज लिखना किसी भी चीज़ का, गरीबी का, एग्रीकल्चर का, इकोनॉमी का चैलेंज लिखना है कुछ भी, तो हम इस टेम्पलेट को यूज़ करके पॉइंट जनरेट करते हैं, और ये सब हेडिंग में है, इसी को हम सब हेडिंग में यूज़ करते हैं ये सब थीम। अच्छा, जो आपने जैसे अभी आंसर दिखा रहे थे हाँ, इसमें हाँ, जो जैसे ये सब हेडिंग्स पढ़ी है ना, ये सब हेडिंग्स पढ़े हैं तो इसी टेम्पलेट से निकलते हैं ये, इसी टेम्पलेट की जो हेडिंग्स हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, तो इसको हम लोग जब याद कर लेंगे, जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट है और आपको इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा गया क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आप सीधे यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट डाल दो, फिर एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल डाल दो। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रीजनल इश्यूज हो रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप उठा के यहाँ पर। और आप बताएंगे जैसे आपने ये सब हेडिंग्स डाली तो आप ब्लैक पेन से मार्किंग करेंगे या फिर ब्लैक पेन से इसको लिखेंगे? नहीं, आप क्योंकि टाइम नहीं रहता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ना, जैसे इसीलिए हेडिंग को क्या करा है, हेडिंग को आप ऊपर नीचे ऐसे बॉक्स में कर दो, जिससे हेडिंग उभर के आ जाए। उसी पेन से या ब्लैक पेन? सेम पेन यूज करिए क्योंकि टाइम नहीं रहता है। तो ऑनेस्टली बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो पेन बदलने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको स्पेसिंग सही करिए।
जैसे हेडिंग डाल रहे हो तो ऊपर स्पेस दो, नीचे हल्का स्पेस दो, ताकि उसको लगे बॉक्स कि में वो बंद कर दो। heading है। हाँ हाँ, अगर डायग्राम बना तो उसको बॉक्स में बंद कर दो, खुला मत छोड़ो उसको। तो डायग्राम कोई भी बनाना है उसको बॉक्स में बंद कर देना है। सेम पेन का हाँ, use सेम करना पेन का यूज़ करिए, हल्का सा स्पेसिंग दीजिए, उसको बहुत ज़्यादा भरा-भरा मत लिखिए, तो क्लियर रहेगा। देखो आप इसमें एकदम क्लियर हो रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ये बच्चे ने डायग्राम बनाया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया है, नीचे फिर ये बॉक्स में बंद कर दिया है, तो एकदम उभर रहा है वो, कि कहाँ पे इंट्रोडक्शन कहाँ खत्म हो गया, बॉडी वाला कहाँ शुरू हो गया, कंक्लूजन कहाँ पे आ रहा है। तो कंक्लूजन के ऊपर भी एक लाइन आप छोड़ दो स्पेस, पता चले कहाँ कंक्लूजन लिखने जा रहे हो। तो वो अप्रोच रखोगे तो एकदम देखो एकदम बढ़िया ना, क्लियर कट आंसर दिख मिक्स रहा है। नहीं होना चाहिए, हाँ, otherwise बिल्कुल। mix हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा तो फिर वो जितना ही आप एग्जामिनर का सर दर्द बढ़ाओगे उतना ही आंसर आपको कटता चला जाएगा। और जितना आप खुला-खुला लिखोगे उसको एकदम क्लियर कट पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कीवर्ड्स कहाँ पे हैं, डेटा कहाँ पे है। पॉइंट्स वाइज आई थिंक लिखेंगे तो हो सकता है ज्यादा मतलब हाईलाइटेड हाँ, जीएस में तो आप पॉइंट वाइज ही लिखो, जीएस में तो बिल्कुल नहीं। एस्से में आप लिखो खोल के जितना निबंध शैली में आपको प्रयोग करना है पैराग्राफ में, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे आपके रहे मतलब फिल्म्स और मेंस के जी। नोट्स टाइप के जो भी आपने हाँ, रिसोर्सेज बिल्कुल। यूज किए थे। बाकी स्ट्रेटजी की बात तो आपने हाँ, जो है पहले वीडियो में अगले की है, वीडियो में बात की बिल्कुल तो आप जी। बाकी सर का जो है टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर आप जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। बाकी इन सभी का पीडीएफ हम कोशिश करेंगे सर, अगर इसका पीडीएफ बनाएंगे तो आप हमें शेयर कर दीजिएगा या फिर बिल्कुल, आप अपने बिल्कुल। टेलीग्राम चैनल हाँ, पर डाल बिल्कुल दीजिए। मैं हफ्ते के आस-पास में कोशिश करूँगा इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर मैं अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हम अपने भी टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डालने की कोशिश करेंगे ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि हाँ किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है या फिर किस तरीके से आपको नोट्स वगैरह फिल्म्स के बनाने हैं। कुछ आप आंसर राइटिंग के अपने पीडीएफ्स वगैरह शेयर कर बिल्कुल, दीजिए हाँ, हमें। बिल्कुल भेज देंगे, जो मैंने लेटेस्ट लिखे हैं उसके कुछ मैं सैंपल भेज दूँगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए और इतना सारा चीज़ें जो है छात्रों को दिखाने के लिए। बिल्कुल। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि वो किस तरीके से आगे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो चाह रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं लोग रिपीट ना करें और जल्दी अपने सक्सेस, सिलेक्शन में। क्योंकि पैसे बहुत खर्चा होते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत आती है, तो जितना जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएँ, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत-बहुत आपको भी शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और जो भी लोग हैं उनके लिए बेस्ट विशेस। आपकी जर्नी जल्दी ही संघर्ष खत्म हो और सक्सेसफुल आप हो जाएँ।